गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज सर पर। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पुस्तक है उसका भाग जो पहला है उसका पाठ पहला ईंट मन के एवं अवस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। उसके 6 वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, अपलोड है स्टडी विद मनोज सर यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज से मैं आपको कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है हिंदी मीडियम की, उस पुस्तक को शुरू करने जा रहा हूँ जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में चलती है। आज हम सामाजिक विज्ञान है उसका इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछले साल जो सिलेबस था वो सिलेबस इस साल भी है, तो चेंज कुछ हुआ नहीं है। फिर भी हम जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप 9 से आए हो तो आपको थोड़ा बताना जरूरी है सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपकी 4 पुस्तक हैं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 में, जो 9th में भी इस प्रकार थी। एक तो है इतिहास की, एक है भूगोल की, एक राजनीतिक विज्ञान यानी कि लोकतांत्रिक है, और एक है अर्थशास्त्र। ये 4 बुक हैं और चारों बुकों में से ही बराबर लगभग बराबर चैप्टर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके भूगोल का जो पार्ट है वहाँ से ज़्यादा चैप्टर लिए गए हैं। बाकी के जो अंक बाहर है ना वो समान है, ये ध्यान रखना है। हम देखेंगे आप देखेंगे कि इतिहास जो विषय है ना उसके कुछ जो चैप्टर हैं वो आपको 9 से रिलेटिव ही है। और आपने कभी देखा होगा, आप 6ठी क्लास पढ़ के आ चुके हो, 8वीं पढ़ के आ चुके हो, 9th में 10th में हो गए हो, तो इनका जो सिलेबस होता है ना लगभग एनसीईआरटी आरबीसी का, वो लगभग इस प्रकार होता है कि जैसे कक्षा 6, फिर कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12, ठीक है, फिर जैसे कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 11, इस प्रकार सिलेबस चलता है। यानी कि जो कक्षा 6 में जो सिलेबस होता है लगभग उसी को बढ़ा करके फिर वही टॉपिक लगभग 8वीं क्लास में आते हैं, फिर उसको बढ़ा करके 10th में, उसको बढ़ा करके 12th में करते हैं। ऐसे 9th का 5th क्लास का जो टॉपिक होते हैं लगभग उसको 7th क्लास में बढ़ा के दे देंगे, 9th क्लास में फिर बढ़ा के दे देंगे, उससे बढ़ा करके 11th क्लास में। तो ये इस प्रकार सम के मतलब हिसाब से सिलेबस चलता है इनका। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी क्योंकि मैंने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया है, देखा है मैंने ये। तो आपका जो 6ठी और 8वीं में जो पढ़ के आया ना लगभग वो सिलेबस है। कुछ सिलेबस आपके रिलेटिव है कक्षा 9 से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 4 पुस्तक है उनमें पहली जो पुस्तक है वो है इतिहास की। और इतिहास के आपके कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5। तो इन 5 चैप्टरों में आपको पहला जो चैप्टर है वो क्या पढ़ना पड़ेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें आप मुख्य रूप से, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़ के आए थे, ठीक है। वो जर्मनी इटली वगैरह के बारे में पढ़ा था आपने, हिटलर वगैरह के बारे में, तो लगभग उसी पोर्शन को आगे बढ़ा के दिया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है लगभग, ऐसे समझ लो फ्रांस की जो क्रांति है ना वो पढ़ना है हमको। फ्रांस की क्रांति मुख्य टॉपिक तो क्या है? फ्रांस की क्रांति और उससे रिलेटिव क्रांति। साथ में आपको इसी में ही जर्मनी की बारे में पढ़ना है, एकीकरण, और इटली के बारे में पढ़ना है। तो यूरोप जो महाद्वीप है ना उसके प्रमुख देश जैसे फ्रांस है, तो राष्ट्र की अभिव्यक्ति यानी कि आज़ादी की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबसे पहले विषय में फ्रांस की क्रांति से मानी जाती है, 1789 क्रांति। तो ये फ्रांस की क्रांति है ना 1789 की, इसके बारे में बताया गया है। साथ में जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में
यूरोप के अंदर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, अन्य देशों में क्रांति हुई थी, उसी के आधार पर भारत में भी क्रांति हुई थी। और भारत की जो क्रांति थी वो किससे प्रभावित थी? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में हम आज़ादी पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रवाद पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद को देखे कारण क्या थे, किन किन लोगों ने राष्ट्रवाद के युद्ध में योगदान दिया। तो और साथ में इसमें पढ़ेंगे हम गांधी जी के बारे में, यानी कि गांधी जी के बारे में। जैसे सबसे पहले राष्ट्र के भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, तो कुछ जैसे मान लो हम पढ़ेंगे इसमें गांधी जी का आगमन पढ़ेंगे, फिर गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे हम। इसके अलावा फिर हम चोरी चोरा कांड पढ़ेंगे, 1919 में रोलर एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। तो गांधी जी की प्रमुख भूमिका है ना, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, भारत में राष्ट्रवाद में। नेक्स्ट जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी कि देखो, भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और उसका एक विश्व बनना। पहले देश अलग अलग थे, अलग अलग मतलब दूर दूर लगते थे, लेकिन आजकल जैसे मान लो इंटरनेट के माध्यम से संसाधन बढ़ गए, हवाई जहाज बढ़ गए, पानी के जहाज आ गए, इससे हम कुछ ही समय में दूसरे देशों में, दूसरे महाद्वीपों में चले जाते हैं। तो वो पूरा विश्व अब एकजुट सा लगने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम भूमंडल विश्व का बनना पढ़ेंगे, यानी कि कैसे भूमंडल पूरा विश्व एकजुट हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी प्रौद्योगिकी के बारे में, ये सभी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण को उद्योग धंधे कैसे स्थापित हुए। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैलती है, फिर धीरे धीरे अंग्रेज लोग हैं वो भारत की तरफ आते हैं और भारत में फिर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है। तो वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 5 जो चैप्टर है वो है मुद्रण संस्कृति, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई, कागज का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, टाइपिंग, जो हम कॉपी वगैरह छापते हैं ना, अखबार वगैरह छपती है, कैसे छपी, और आधुनिक दुनिया में इसकी भूमिका, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये इतिहास का सिलेबस है 5 चैप्टर में। नेक्स्ट है भूगोल। तो भूगोल में आप देखेंगे भूगोल में पहला जो चैप्टर वो है संसाधन है विकास। आप 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो ना, 6ठी क्लास में भी है, 8वीं क्लास में भी है, और फिर 10वीं में भी है, तो साथ में 12th में ज्योग्राफी मिली गई। संसाधन है विकास, यानी कि संसाधन का मतलब होता है कि मतलब ऐसी कोई वस्तु हो या फिर ऐसा कोई मतलब अप्राकृतिक रूप से ऐसी चीज जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हो, उसका खुद का एक मूल्य हो। ठीक है, वो संसाधन कहलाता है। जैसे मान लो पेन है, तो ये संसाधन है, मानवकृत संसाधन है, ये आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसका एक खुद का एक मूल्य भी है। ठीक है, और फिर उन संसाधनों का विकास कैसे करना है हमें, यानी कि उसका यूज ऐसे इस प्रकार करना है कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी उनका उपयोग कर सके। जैसे मान लो जल संसाधन है, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह ये है, प्राकृतिक गैसें है, वन है ना, ये इनका यूज हमें इस प्रकार करना है कि भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो भी इनका उपयोग कर सके। तो वो संसाधन विकास इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है वन्य जीव संसाधन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक, जो प्रकृति में अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो। तो भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कितनी प्रजातियां हैं, 22,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, लुप्त भी हो गई हैं, वो पढ़ेंगे साथ में। इसके साथ साथ में जो वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव जंतु अब फिलहाल लुप्त हो चुके हैं, संकटग्रस्त हैं या खत्म हो चुके हैं, वो सभी इसमें पढ़ेंगे। बाघ परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अभ्यारण्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा है जल संसाधन, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे हम कि कितने पृथ्वी पर कितना % भाग में जल है, कितना खारा है, फिर जल को बचाने के उपाय, संरक्षण के उपाय। ठीक है, जल दुर्लभता के कारण वगैरह, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बांधों का निर्माण, ठीक है, कौन कौन से बांध भारत में
बने हुए हैं, जल संरक्षण के तहत बनाए गए, ये सब इसमें पढ़ेंगे। चौथा है कृषि, खेती के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, मौसम के अनुसार रबी खरीफ फसल पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, अब ये पिछले साल का जो हाल ही में जो सिलेबस रहा था 24 से 25 का, उसमें जो वार्षिक परीक्षा के अंदर जो आपको मैप का जो काम मतलब मैप के जो प्रश्न थे वो सब इसी टॉपिक से आए थे, 5वें टॉपिक से, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। ठीक है, अब की बार जो मान लो वार्षिक परीक्षा होगा उसका कैसे क्या सिलेबस आएगा वो हम बाद में देखेंगे। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा के कौन कौन से साधन है, सौर ऊर्जा, और ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब इसमें पढ़ेंगे, पेट्रोल ऊर्जा वगैरह। छठा है विनिर्माण उद्योग, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन से विनिर्माण के उद्योग कौन कौन से हैं भारत में, जैसे परिवहन उद्योग हो गया, मतलब विनिर्माण के अंदर जैसे आपके एक विनिर्माण उद्योग है तटीय क्षेत्र का है। ठीक है, और विनिर्माण उद्योग में हम पढ़ेंगे जैसे परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जल परिवहन वगैरह ये सब। ठीक है, वायु परिवहन वगैरह ये विनिर्माण में। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, वो भी इसमें वही पढ़ेंगे हम लगभग, ये लगभग समान ही है, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय जीवन रेखा लगभग वो सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राजनीतिक, यानी कि लोकतंत्र वाली, उसमें पहला जो चैप्टर वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, जैसे भारत है, अब भारत में विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं। ठीक है, तो दोनों जरूरी है। ये सत्ता है, सत्ता यानी कि शक्ति किसके हाथ में, सत्ता शक्ति से बना है। तो सत्ता यानी कि देश की शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति वो किसके हाथ में है। तो यहाँ पर हम सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी यानी कि मिलकर काम करना, पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे किसी भी देश में। यहाँ पर हम श्रीलंका की पढ़ेंगे और एक बेल्जियम को उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका को उदाहरण देकर समझाया गया है कि सत्ता के अंदर जातिवाद, भाषावाद, ये भी इनके आधार पर किस प्रकार सत्ता को साझेदारी मिलती है। दूसरा है संघवाद, जैसे संघवाद का मतलब जैसे भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन है सभी, तो संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक संघवाद ही है क्योंकि राज्यों से मिलकर बनाई, तो इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा है जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, जाति के आधार पर किस प्रकार हम भारत में जो पॉलिटिकल वगैरह जो राजनीति है वो किस प्रकार प्रभावित होती है। लैंगिक मसले, महिला और पुरुष के बीच में असमानता फैली है, क्यों फैली है, इसके कारण पढ़ेंगे, और इसके निवारण के उपाय वगैरह वो सब इसमें देखेंगे। और चौथा है राजनीतिक दल, जो भारत के अंदर जो पार्टियां है ना, ये पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं 1300 के लगभग, और 7 पार्टियां के लगभग वो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो बीजेपी कांग्रेस वगैरह है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके विचार क्या है, ये कब बनी, ये सब पार्टियां हम यहाँ देखेंगे। पांचवा है वो है लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन होता है उसके परिणाम। ठीक है, वो सब इसमें पढ़ेंगे, उसके परिणाम क्या है। और चौथी जो किताब है वो है अर्थशास्त्र, उसका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा विकास। इनकी विकास का मतलब है कि कोई भी देश है या फिर व्यक्ति है वो किस प्रकार का विकास करे जिससे दूसरे को प्रॉब्लम न हो। यानी कि हम विकास अपना इस प्रकार करेंगे, जैसे मान लो हम जैसे नौकरी लग रहे हैं, नौकरी लगने के बाद हमारा कच्चे से पक्के मकान बनाएंगे, तो एक विकास तो है। ठीक है, तो ऐसे देश है, तो देश है वो किस प्रकार का विकास करे जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब इसमें देखेंगे विकास में। तो दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, तो तीनों को पढ़ेंगे हम इसमें अर्थव्यवस्था क्षेत्रक। तीसरा है मुद्रा एवं विकास, मुद्रा एवं विकास, मुद्रा यानी कि रुपया और का साख किस प्रकार, ब्याज वगैरह, बैंकिंग वो सारे इसमें पढ़ेंगे हम, बैंक के बारे में। और चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण के व्यापार, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण वगैरह वो सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और भारतीय अवस्था के अंदर उसके प्रभाव वगैरह भी इसमें पढ़ेंगे।
और पांचवा जो चैप्टर वो है उपभोक्ता के अधिकार। इसमें से प्रश्न आपके आएंगे नहीं उपभोक्ता के अधिकार में, मतलब इस साल तो आए नहीं थे, क्योंकि वो ये एक नॉलेज के लिए ये चैप्टर दिया गया है। बाकी हमको इसको पढ़ना भी है इसको थोड़ा। बाकी इस प्रकार इस साल के जो सिलेबस में है ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। आपका जो परीक्षा योजना है ना वार्षिक की, उसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। बाकी की सिलेबस में दे रखा है, हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो इस प्रकार की ये टोटल करके 5 और 7 12, 12 प्लस 22 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 22। इन 22 चैप्टर को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ेंगे, और इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाएंगे, साथ साथ में एक रजिस्टर बना लें। कल से आपकी क्लास इसकी प्रॉपर रूप से मिल जाएगी। कल हम पहली जो बुक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम भूगोल वाली। ठीक है, भूगोल वाली, संसाधन एवं विकास वाली जो चैप्टर है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप एक रजिस्टर तैयार कर लें एक अच्छा सा, और प्रॉपर रूप से क्लास लें, नोट्स बनाएं। समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट बॉक्स में उसको, मतलब कोई भी बात हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव वगैरह दीजिए। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्लास को बार बार देखिए। साथ में आप क्लास रेगुलर लोगे तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि तुम एक दो बार क्लास को देखोगे तो तुमको अजीब सा लगेगा, क्योंकि आप जैसे अभी स्कूल में तो ज़्यादा जाते हो, आप क्लास लेते हो, तो वहाँ पर टीचर आपके 2-3 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं छोटी क्लास से आपसे, तो उनसे मन मिल रहा है। लेकिन मेरे से तो अब आप अनजान हो। ठीक है, आप पहली बार एक दो क्लास देखोगे तुमको अजीब सा लगेगा, मेरे लैंग्वेज में थोड़ा ऐसे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हैबिट हो जाएगी। ऐसा लगने लगा कि हम बिल्कुल क्लास में ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना, क्लास लेने की कोशिश करना, स्किप मत करना। कल से आपको प्रॉपर रूप से इसका पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास वाला, तो आप रेगुलर क्लास लें, कल से एक रजिस्टर बना लें। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सहयोग करोगे, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।